हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम एक बड़े क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि 18 जून 2025 को सीजी बोर्ड ने क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस को रीडिफाइन कर दिया है, यानी सिलेबस को बदल दिया है, ब्लूप्रिंट को बदल दिया है। पहले जैसे परीक्षा की पद्धति होती थी या एग्ज़ाम का पेपर डिज़ाइन होता था, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने थे, ये पहले दूसरे तरीके से होता था, दूसरे ब्लूप्रिंट के आधार पर होता था। अब 18 जून 2025 के बाद से जब नया सिलेबस सीजी बोर्ड ने रिलीज किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अब हमारी जो परीक्षा पद्धति होगी या ब्लूप्रिंट होगा या सिलेबस होगा या किताबें होंगी, वो पूरी तरह से बदल जाएंगी। काफ़ी स्टूडेंट के हमको मैसेजेस प्राप्त हुए कि जो सिलेबस सीजी बोर्ड ने अपलोड किया है और हमने भी उन सिलेबस को टेलीग्राम चैनल पर डाला है और अपने ऐप के अंदर भी उन्हें रखा है और आप सब ने वहाँ से देख करके डाउनलोड किया है। लेकिन स्टूडेंट को वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पूरा सिलेबस जो है वो हिंदी मीडियम में है, हिंदी में लिखा हुआ है पूरा पूरा। तो बहुत से स्कूल तो इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिलेबस का क्या होगा। हिंदी में एक तो बातचीत करने की हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन अलग होता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज जो किताबों में होती है, किसी टॉपिक का नाम होता है, उसका हिंदी से इंग्लिश करना या इंग्लिश से हिंदी करना, ये बड़ा टेढ़ा खीर होता है। बड़े अजीब से शब्द इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश के हिंदी ट्रांसलेशन में। ऐसा लगता है कि जॉर्ज बुश ने जापान में एक एटम बम गिरा दिया, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे बच्चों के लिए क्लास 12th के सभी सिलेबस को इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करके, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपनी ऐप के अंदर अपलोड करवा दिया है। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंग्लिश मीडियम के सिलेबस को देख सकते हैं। अब इसके बावजूद बहुत से स्टूडेंट ने हमको मैसेज किया और ये बताया कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर साफ साफ कह रहे हैं कि आपका कोई सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, हमको कोई जानकारी नहीं है। जैसे आपको पहले पढ़ाई करवाया जाता था, आप जिस किताब से पहले पढ़ते थे, जो सिलेबस पहले होता था, सेम हूबहू वही सिलेबस आपको अभी भी पढ़ाया जाएगा। तो मैं ऐसे शिक्षकों के बारे में या ऐसे स्कूल के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। जब बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नया सिलेबस और ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या झिझक है। आपके पास इतना भी मोहलत नहीं हो पाता कि आप उनको डाउनलोड करके देख के एनालाइज कर सकें कि कौन कौन सी चीज़ें अब आपके सिलेबस में नहीं रही, कट चुकी हैं, और कौन कौन सी नई नई चीज़ें आपके सिलेबस में डाली गई हैं। तो बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों कंबाइन करके हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपके नए सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें कटी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, आपको किस तरह से पढ़ना है। ब्लूप्रिंट तो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं डिटेल के साथ क्लास 12th के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे कि आपके क्लास 12th भौतिकी के सब्जेक्ट में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक किस किस चैप्टर से बचे हैं और कौन कौन से टॉपिक किस किस चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत से चैप्टर हैं प्यारे बच्चों जहां से टॉपिक को हटाया गया है, और ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जहां पर नई चीज़ों को जोड़ा गया है। और ये बातें अभी थोड़ी देर में आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाएंगी जब मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ आपने बने रहना है, और जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर शेयर करूंगा, दिखाऊंगा, आपको एक कागज़ और कलम ले लेना है, कॉपी या पेन, और जो टॉपिक डिलीट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको उन टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। समझ आई बात? ताकि आप किसी भी स्कूल में पढ़ें, किसी भी पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ें, जब वो टॉपिक आए तो आप उनको छोड़ सकें, क्योंकि अब वो आपके सिलेबस में नहीं बची हैं। हालांकि मैं बार बार इम्फेसाइज करता हूं कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड ने साफ साफ एनसीईआरटी के पैटर्न पर सिलेबस डिजाइन किया है, तो किताबें भी एनसीईआरटी फॉलो होंगी। लेकिन बहुत से स्कूल, बहुत से टीचर पुरानी पद्धति को लेकर के चल रहे हैं। वो नवबोध विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी या प्रबोध विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले से चला आ रहा है और वो सिलसिला बदलना नहीं चाहते। तो बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे स्कूल में नवबोध लग रहा है, प्रबोध लग रहा है, हम लोग कैसे पढ़ें। तो उसका साफ साफ तरीका मैंने बताया कि आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रखना है। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप किसी भी किताब से प्रिपेयर कर लीजिए।
टॉपिक्स प्रिपेयर करना है अपने सिलेबस का, किताबें कोई भी हो। हालांकि पढ़ना एनसीईआरटी चाहिए था, क्योंकि एनसीईआरटी में नपे तुले सिलेबस हैं, जो आप नपे तुले कंटेंट हैं या टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। एक्स्ट्रा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना काटना छाटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरी पब्लिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना सिलेबस रखें, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं आप नवबोध में प्रबोध में उनको मार्क करें, उनको पढ़ें, बाकी चीजें छोड़ दें। जो आपके सिलेबस में नहीं है उनको छोड़ देना है, सीधी सी बात। तो मैं अभी बहुत सारे टॉपिक आपको गिनवाने वाला हूं। तो ऐसे बच्चे अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं जिनके स्कूल में टीचर ने ये कहा है कि सिलेबस नहीं बदला है, कुछ चीज नहीं कटी छटी है, तो भैया ये तोहफा है, उनके सामने पेश कर दीजिएगा और उनको दिखा दीजिएगा कि देखिए भैया ये चीजें कट गई हैं, प्रॉपर एनालिसिस में करने जा रहा हूं। और फिजिक्स का एनालिसिस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इन वीडियोस को देख करके केमिस्ट्री का एनालिसिस आप स्वयं कर सकते हैं, बायोलॉजी का भी आप स्वयं कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का भी आप स्वयं कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्लास 11th के बच्चे भी अपनी सिलेबस का एनालिसिस स्वयं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ संदेह होता है, कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, कृपया मैसेज कीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस के दर्शन करा दूं। ठीक, सर्वप्रथम आपको सिलेबस दिखाता हूं। ये सिलेबस हमने सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है, जो आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ क्लास 12 के नीचे आप देखिए ये 15 सब्जेक्ट डले हुए हैं। आर्ट वालों के लिए हैं, और साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वालों के लिए हैं, और आपके क्या कहना चाहिए कॉमर्स वालों के लिए हैं। तो यहाँ से हम ये भौतिकी डाउनलोड करके भौतिक शास्त्र आपके सामने ये पीडीएफ पेश कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ है आपके नए सिलेबस का, ठीक है। और ये मैं पहले इसका ब्लूप्रिंट समझा चुका हूँ। तो हम आते हैं डायरेक्ट सिलेबस पर ना। नीचे आपको मिलेगा ये ब्लूप्रिंट्स हैं, कितने कितने नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार। ठीक, ये है, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। ये नया सिलेबस है जो अभी 18 जून 2025 को बोर्ड ने रिलीज किया है। और साइड में देखिए ये हमारा पुराना सिलेबस है। ये पुराना सिलेबस भी अब वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, वेबसाइट से हटा दिया गया है। जब आप वेबसाइट को देखेंगे ना और यहाँ आएंगे, देखिए पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और ये क्लास 12 पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से आपका जो साइंस ग्रुप का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है वो हटा दिया गया है। समझ आई बात। बाकी वाणिज्य के लिए भी देखिए वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स से भी आप देखेंगे मेन सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बचे हैं। यानी जो चीजें चेंज हो चुकी हैं उन सिलेबस को यहाँ से हटा दिया गया है। समझ आई बात। तो आप देख लीजिए ना, आपको यहाँ पर कला संकाय में मेन सब्जेक्ट्स दिखेंगे आर्ट्स में, ना आपको वाणिज्य में कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट दिखेगा, ना आपको साइंस ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है यहाँ से, क्योंकि नया सिलेबस आ गया है। और नया सिलेबस आपको यहाँ दिखेगा, देखो सत्र 25-26 पुनरारक्षित पाठ्यक्रम ब्लूप्रिंट, इसमें आपको दिखेगा क्लास 12 के अंदर। समझ गए ना। तो ये हमारा नया सिलेबस है जो अभी आया है, अभी हमने डाउनलोड किया। और ये हमारा पुराना सिलेबस है जो आपको अब वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, लेकिन हमने सेव करके रखा है, तो हमारे ऐप के अंदर ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये पुराना सिलेबस है, ठीक है। और अब हम आते हैं नीचे, ये तो ब्लूप्रिंट हो गया पुराने सिलेबस का, ये है सिलेबस ये। ठीक, तो मैं आपको समझाता हूं। ये आपने देख लिया सिलेबस, ये पुराना सिलेबस है ना, और ये बगल वाला कौन सा है, ये नया सिलेबस है। ठीक, समझ गए यहां तक। अब चलिए हम इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमने अलग से इनको यहाँ पर बना लिया है। ये देखिए आपके सामने येलो कलर की मार्किंग जो ऊपर आपको नजर आ रही है, ये नया सिलेबस है। ठीक, और रेड कलर की मार्किंग जो आपको नजर आ रही है ये पुराना सिलेबस है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने धैर्य रखना है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो कहना चाहिए सोने का अंडा है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा कि आपके सिलेबस में क्या बचा है क्या कटा है, वो हम हैं पहली बार आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। आई बात समझ में। तो शुरू करें। समझ गए, वही सिलेबस जो अभी मैंने आपको दो दिखाए ना, ये वाले, ये दो सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा था, नया पुराना, ठीक, इन्हीं को हमने यहाँ पर सजा लिया है। एक तरफ नया सिलेबस और एक तरफ पुराना सिलेबस। और नए सिलेबस को इंग्लिश मीडियम में भी आपको हमने यहाँ पर रख करके दिखाया है। तो सबसे पहले हम अपना वीडियो यहाँ से हटा लेते हैं, ताकि पूरी स्क्रीन आपको अच्छे से समझ में आए, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं गायब हो जाता हूँ आपकी नज़रों से। ठीक, अब हम बात करेंगे, चलिए। तो ये हमारा सिलेबस है प्यारे बच्चों ना, ठीक है। तो अब समझते चलिएगा मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले ये समझिए,
यहाँ पर जो आपको येलो कलर से नजर आ रहा है, ये आपका नया सिलेबस है जो अभी 18 जून 2025 को आपके सीजी बोर्ड ने रिलीज किया। अब से यही सिलेबस चलेगा। और ये जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये देखो, ये 2019 से, जब से हमारा नया सिलेबस आया था 2019 से, और अभी तक 18 जून 2025 तक ये सिलेबस चलता था। हम दोनों सिलेबस को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, जैसा कि ऊपर आपको सिलेबस दिख रहा है, नया सिलेबस जो आया है उसी को हमने ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश मीडियम में। तो ये पूरा सिलेबस प्यारे बच्चों, जो नया सिलेबस आया है उसी को इंग्लिश मीडियम में हमने कन्वर्ट कर दिया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक साथ है यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखो, ये अध्याय पहला, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ आपको दिख जाएगा। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, समझ रहे हैं। और दूसरा चैप्टर यहाँ है अध्याय 2 स्थिर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो आपको नीचे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर है हमारा। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए ना। यानी इधर जो नया सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में दिख रहा है उसी का ट्रांसलेशन यहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में दिखेगा। पुराने सिलेबस को हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब आप कॉपी और पेन रख लीजिए और मैं जो बातें बता रहा हूं उनको अब आपको नोट करना है। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 1। ठीक, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास जहां पर जगह है वहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 की, यानी इधर जो आपको दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में सबसे पहले आप नोट करके लिखेंगे मेरे साथ साथ। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको नोट करके लिखना है मेरे साथ साथ। क्या लिखना है, यहां से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। ठीक, समझते चलिएगा ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नो डिलीशन, समझ जाओगे ना। यानी पहले चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, हाँ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बढ़ाए गए हैं। तो यहां पर मैं नोट लगा दे रहा हूं, समझते चलिएगा। सम एक्स्ट्रा टॉपिक आर एडेड, समझ गए। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बल्कि पहले चैप्टर में जोड़ा गया है। ठीक है, वो उतने कोई बहुत तूफानी टॉपिक्स नहीं है, वो पहले से थे लेकिन आपके पुराने सिलेबस में नहीं थे, नए सिलेबस में उनका नाम लिखा गया। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि कुछ टॉपिक यहाँ पर जोड़े गए हैं। अब वो कौन से टॉपिक हैं, यहाँ देखिए ना, चैप्टर 1 को देखना। इधर देख लो पुराना सिलेबस, ये चैप्टर 1 पुराना सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर जितनी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी ये सब कुछ यहाँ आपको नए सिलेबस में भी चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। सिर्फ मैंने जो अंडरलाइन किया रेड कलर से, जैसे ये देखिए, एक बार मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आपको यहां पुराने सिलेबस में नहीं मिलेगा। यानी ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बढ़ाया गया है इस साल 2025-26 में। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहली चीज तो हम ये नोट कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिखेंगे बच्चों मेरे साथ। कौन सा टॉपिक है ये, फर्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक है, नोट करिए मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई लिख देता हूं, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में सिस्टम को लिख देता हूं, सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसके कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये एक टॉपिक जुड़ गया। दूसरा टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वो आपको थोड़ा मैं ऊपर करके दिखाता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। दूसरा टॉपिक ये जो अंडरलाइन किया हमने यहां पर देखिए रेड कलर से, द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ये टॉपिक जोड़ा गया है। ठीक, तो मैं इसको भी नोट कर देता हूं यहां पर। ये टॉपिक कौन सा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं ना। तो ये दो टॉपिक चैप्टर 1 में ऐड किए गए हैं। कोई टॉपिक चैप्टर 1 से डिलीट नहीं किया गया है, नो डिलीशन लिख दिया मैंने साफ साफ। ठीक है, तो दो टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इस साल से 2025-26 से, समझ गए। ये हो गई चैप्टर 1 की बात, बस चैप्टर 1 में इतनी ही चीजें हैं। अब प्यारे बच्चों हम आते हैं चैप्टर 2 में। अब आपको यहां ध्यान देना ना, ये नया सिलेबस है चैप्टर 2 का, दिख रहा है, ये चैप्टर 2।
और इधर है पुराना सिलेबस चैप्टर 2 का जो अब तक चला आ रहा था। अब यहाँ मैंने ब्लू क्या बोलते हैं येलो कलर से हाईलाइट किया है, दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर चालक के अंदर मुक्त आवेश तथा परिबद्ध आवेश, समझ रहे हैं। ये टॉपिक आपके नए सिलेबस में नहीं है, यानी ये पहले होता था अब नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि ये टॉपिक क्या हो गया है, ये टॉपिक डिलीट हो गया है, समझ गए। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे ये समझ जाइए। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी में तो वैसे ही मार्क किया हुआ है मैंने, तो दोनों तरह के बच्चे इससे फायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाटा बनाता हूँ नंबर 2 देखे चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 इधर लिखा हुआ है साइड में, ठीक है, तो मैं चैप्टर 2 के ही बगल में लिखता हूँ इसको ना। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी ही कॉपी में, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, आपका फायदा होगा। और नहीं लिखोगे, इंतजार करोगे, तो फिर बोर्ड परीक्षा लिखना है जी तुमको, ठीक है। चैप्टर 2 से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, डिलीटेड टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं देखिए, यहां से टॉपिक डिलीट हुआ है, याद रखना चैप्टर 2 से, ठीक। पहला टॉपिक कौन सा है, पहला टॉपिक कौन सा है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है येलो कलर से मार्क है, चालक के अंदर मुक्त आवेश, इसको बोलते हैं किसी कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस, तथा परिविद्ध आवेश, इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। तो अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो इसको मैं लिखूंगा फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इन कंडक्टर, फ्री एंड बाउंड चार्जेस इन कंडक्टर। हालांकि ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता है, तो मेरे लेक्चर अगर आप देखेंगे हमारे ऐप के अंदर मौजूद है वो सारे लेक्चर, तो ये टॉपिक हमने चैप्टर 1 में कवर किया हुआ है। तो ये कोई ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसको पढ़ लोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, छोड़ दोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उपयोगी है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने इसको कवर किया हुआ है, चैप्टर 2 में नहीं। तो चैप्टर 2 से ये टॉपिक डिलीट हो गया है, समझ गए। दूसरा टॉपिक देखिए जो डिलीट हुआ है, वो डिलीट टॉपिक कौन सा है, यहाँ लास्ट में देखिए ना, लास्ट में देखना, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में, लास्ट में कौन से टॉपिक चल रहे हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम को भी थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, कंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है, कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर की कैपेसिटर का जो टॉपिक होता है, कैपेसिटर जब बच्चे पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, तो उसमें एक टॉपिक होता है, ये देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हाफ सी वी स्क्वायर, उसके फॉर्मूला हम जानते हैं, ये यहाँ पर ये टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक अभी तक और चलता था, और वो टॉपिक है, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, जो डिलीट हो गया अब नहीं है, हालांकि वो यहाँ भी नहीं लिखा है, इसी के अंदर हम उसको मानते हैं। तो वो टॉपिक इस साल नहीं है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और उसको मेरे साथ आप नोट करेंगे, एनर्जी लॉस इन ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता था इसका ना, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते थे, रटना पड़ता था। तो ये टॉपिक नोट करिए मेरे साथ साथ, एनर्जी लॉस इन ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। दो चार्ज कैपेसिटर को जोड़ने में कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसका पूरा डेरिवेशन होता था, इसका क्या होता था, और ये बड़ा कठिन डेरिवेशन है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता था इसको। तो ये दोनों टॉपिक प्यारे बच्चों चैप्टर 2 से डिलीट हो गए हैं, ठीक है, चैप्टर 2 से डिलीट हो गए हैं। तो आपको चैप्टर 2 का सब कुछ पढ़ना है, ये जितने टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, चाहे इंग्लिश में देखो चाहे हिंदी में देखो, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। सिर्फ ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इन दो टॉपिक को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप कुंजी देखेंगे, परीक्षा बोध देखेंगे, परीक्षा सार देखेंगे, चैप्टर 2 का आखिरी टॉपिक यही होता है, ये, ठीक है, एनर्जी लॉस वाला होता है, आखिरी टॉपिक यही होता है। तो आप इसको छोड़ देंगे, बाकी आप सारा टॉपिक यहां से पढ़ेंगे। हो गया जी, यहां तक समझ गए। अच्छा, इसके बाद आते हैं ना, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 में। तो यहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक। अब यहां आ गए हम लोग चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 3 इधर आपको देखिए, ये हमारा नया सिलेबस है, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और इधर हमारा ये पुराना सिलेबस है। तो चैप्टर 3 से देखो बहुत सारे टॉपिक कटे हैं, और वो सब आपको यहाँ पर येलो कलर से दिख रहे होंगे, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, इधर ये दिख रहा है, ये पूरे पूरे टॉपिक कट चुके हैं और कुछ चीजें नई जोड़ी गई हैं। वो नई जुड़ने वाली चीजें यहां दिख रही हैं सिलेबस में, रेड कलर से अंडरलाइन है। तो नए टॉपिक को जो जोड़ा गया है उस पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं। ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये नया टॉपिक जोड़ा गया। हालांकि ये भी कोई नई चीज नहीं है। ओम्स लॉ जब पढ़ाते हैं तो टीचर इसका लिमिटेशन भी बताते हैं। हालांकि हमारे पुराने सिलेबस में आपको ये नहीं दिखेगा, ओम के नियम की सीमाएं नहीं दिख रही हैं, तो मैं इसको नया टॉपिक मान रहा हूं। हालांकि नया नहीं है ना, याद रखिएगा, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके लिए ये नया नहीं है। जो भी फिजिक्स पढ़ाता है वो ओम्स लॉ जब पढ़ाता है तो उसकी लिमिटेशन भी पढ़ा देता है, तो वो जुड़ा हुआ ही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपके सिलेबस में ओम्स लॉ का लिमिटेशन नहीं है और नए सिलेबस में दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जोड़ा गया है। तो ये टॉपिक यहाँ पर ऐड है, तो आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में यहाँ अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ आपको पढ़ना है अच्छे से, समझ गए। और पुराने में ये नहीं था, इस साल ये जोड़ा गया है, तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, समझ गए। अब जो टॉपिक चैप्टर 3 से कटा है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये पहले हम पढ़ते थे, अभी इस साल तक हम पढ़ाते थे, हमारे लेक्चर्स में भी ये सारी चीजें हैं। अब आपको 2025-26 के सेशन से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं करना है। कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करना है, देखिए, ये किसकी बात हो रही है, चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही है, समझ गए। चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया, देखो पहला टॉपिक, सबसे पहले देखो ये कार्बन प्रतिरोधक, ठीक है, या इससे भी पहले ये वीआई ग्राफ, ये देखो ये भी कट गया है, ठीक है। तो इसको हमने अभी शायद हाईलाइट नहीं किया था, तो अब कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये वीआई ग्राफ, विद्युत ऊर्जा तथा, विद्युत ऊर्जा तो है अभी हमारे सिलेबस में, तो इसको हम बचा लेंगे, ठीक। तो वीआई ग्राफ हमने नहीं पढ़ना बेटा, समझ गए ना। क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहला, जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, तो ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, उसको वीआई ग्राफ बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वीआई ग्राफ इन ओम्स लॉ। तो इसको आपको नहीं पढ़ना, ये डिलीट हो गया है, समझ गए। दूसरा टॉपिक कौन सा है जो डिलीट हो गया है, वो ये दिख रहा है आपको, कार्बन प्रतिरोधक, जिसको बोलते हैं कार्बन रेसिस्टर। तो मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, हिंदी में ऊपर लिखा ही है, तो मेरे साथ साथ लिखते चलना भैया। कार्बन रेसिस्टर डिलीट हो गया, और इसके साथ साथ में कार्बन रेसिस्टर की कलर कोडिंग होती है, हमने उसका शॉर्ट भी डाला है यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो कार्बन रेसिस्टर के साथ साथ कलर कोडिंग, इसको भी रटना पड़ता था, लेकिन इसके क्वेश्चन हर साल न्यूमेरिकल के तौर पर फिजिक्स में आते थे। चैप्टर नंबर 3 से कलर कोडिंग से हर साल क्वेश्चन आता था, तो ये भी डिलीट कर दिया गया है बच्चों। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना, ना कार्बन रेसिस्टर पढ़ना है, ना कार्बन रेसिस्टर के ऊपर कलर कोडिंग पढ़नी है, समझ गए। इसी के साथ साथ आप यहां देखिए, प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है। तो तीसरी चीज यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कौन कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन और साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन आपको नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीट हो गया, ठीक। इसके बाद आपको सब कुछ पढ़ना है, सेल पढ़ना है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ना है, सेल के अंदर जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो पढ़ना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। श्रेणी क्रम तथा संयोजन क्रम पढ़ना है, यानी सेल का सीरीज कनेक्शन पढ़ना है, सेल का पैरेलल कनेक्शन पढ़ना है। ये सब कुछ आपको इधर इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा भैया ना, इसमें सब कुछ हमने लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर डला हुआ है, आप आराम से इसको देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ लिखा है सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, ये सब कुछ पढ़ना आपने ना, किरचॉफ के नियम, उस पर आप न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, सर्किट डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, और इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ के। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज, जिसको हिंदी में मीटर सेतु बोलते हैं। ये डिलीट हो गया है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल होता है, तो ये मीटर सेतु या मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल के पार्ट में रखा गया है, थ्योरी से हटा दिया गया है। तो चौथा टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो है मीटर ब्रिज, तो ये भी इस साल नहीं पढ़ना आपको। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा होता है, पहले इसको लैब में पढ़ाओ, फिर बच्चों को लिखाओ, रटाओ, लंबा चौड़ा हो जाता है। ये बेसिकली ये प्रैक्टिकल के हिस्से हैं, प्रैक्टिकल के पार्ट हैं, तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ से नहीं होंगी, यहाँ से इनको डिलीट कर दिया गया है, ठीक हो गया। पांचवा चीज देखो, यहाँ लिख रहा हूं ना, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये है आपका विभव मापी, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, इसका भी प्रैक्टिकल होता है, पोटेंशियोमीटर।
और साथ में इसके एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, मैं अब सारे नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक एक करके एप्लीकेशन में क्या क्या है। तो यहाँ देखना ना, इसका सिद्धांत यानी विभव मापी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये डिवाइस है, मीटर ब्रिज की तरह ही होती है, लंबी चौड़ी 1 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या करते हैं, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं पोटेंशियोमीटर से, समझ गए। अब इसका एप्लीकेशन आपको छोड़ देना है, पूरा पूरा ये टॉपिक ही छोड़ देना है, ना पोटेंशियोमीटर पढ़ना है ना उसका एक कोठा एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन होता है, इससे हम क्या करते हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। तो इसका जो ईएमएफ वाला पार्ट होता है, कंपेयरिंग ईएमएफ, छोटा छोटा लिख देता हूं यहां पर मैं, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का ईएमएफ इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद इंटरनल रेसिस्टेंस छोड़ देंगे, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी नापना होता है ना सेल का, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, यानी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल के अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस नापना होता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ कट गया बेटा, जो कुछ यहां मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा टॉपिक अब आपको इस सेशन से नहीं पढ़ना है, इसको काट देना है। तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें कट रही हैं। तो जो टीचर या जो स्कूल ये बोलता है कि बेटा कुछ नहीं कटा छटा है, आपको वही सब कुछ पढ़ना है, तो फिर आप भैया घाटे में हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप पढ़ोगे, आपको 20 दिन लगेगा इनको पढ़ने में। तो आपका ये टॉपिक आपको पता चलेगा कि कट गया, इनको छोड़ देंगे, 20 दिन का समय आपका बच जाएगा, आप कोई दूसरे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से सिलेबस को आपको एनालाइज करना है। तो ये टॉपिक जो मैंने लिखा है इसको आप चैप्टर वाइज बनाते चलिए और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसा वैसा आप इनको मार्क करते चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 की तरफ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी होती जा रही है ना, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा जी ना, मैं एक एक करके सारे चैप्टर बता रहा हूं। अब हम आते हैं चौथे चैप्टर पर। ठीक है, चौथा चैप्टर। तो चौथे चैप्टर से बहुत सारी चीजें डिलीट हुई हैं, हमने ऊपर मार्क नहीं किया है, हम अभी मार्क करके आपको दिखाते हैं, या यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे एक एक करके। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर ना, चैप्टर 4, इसमें भी बहुत सारी चीजें डिलीट हुई हैं, डिलीटेड टॉपिक। ठीक, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हैं चैप्टर 4 से, अब हम एक एक करके उनको लेते हैं और इधर हाईलाइट भी करते चलेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर 4 ये नया सिलेबस है हमारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व बोलते हैं, और ये पुराना सिलेबस है हमारा। ठीक, और इधर आप देखोगे नए सिलेबस के नीचे ये हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट हैं बकायदा। ठीक है, तो अब देखते जाइएगा ना क्या क्या चीजें कटी छटी हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, पुराने सिलेबस में देखोगे ऑर्स्टेड का प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, और नए सिलेबस में आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं दिखेगा। तो पहला टॉपिक डिलीट होने वाला क्या हो गया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, लिखते चलना मेरे साथ साथ ना। पहला टॉपिक क्या हो गया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक, लिखते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, ठीक है, दूसरा टॉपिक देखो कौन सा डिलीट है ना, दूसरा टॉपिक जो हमारा डिलीट है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। वो आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। बायोट सावर्ट के नियम का कुछ एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशन होते हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन आपके नए सिलेबस में रखा गया है, सिर्फ एक एप्लीकेशन, बाकी सारे एप्लीकेशन डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या डिलीट करना है, यहाँ से हमको डिलीट करना है बायोट सावर्ट नियम तथा इसके विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अनुप्रयोग, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अनुप्रयोग। ठीक, अनंत लंबाई के सीधे तार संबंधी इसके अनुप्रयोग, ये तो एम्पियर का हो गया है ना। तो यहां से ये विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा है। जैसी बियो सावर्ट लॉ पढ़ाया जाता है, बायो सावर्ट लॉ जिसको बोलते हैं, उसमें पहला टॉपिक वही आता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। समझ गए, तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, हालांकि नए सिलेबस में आपको वो नहीं दिखेगा, तो हम इस टॉपिक को डिलीट ही मानेंगे। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना मैं, मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, एट सेंटर ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, 4 ठो सी लिख दिया, समझ गए।
ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, नवबोध प्रबोध की किताबों में मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे एक कॉइल होता है गोला गोला, उसकी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। म्यू नॉट एन आई करके फॉर्मूला आता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला बनता है इसके सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये टॉपिक बेटा डिलीट हो गया है, नए सिलेबस में नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसको डिलीट मान रहा हूं। समझ में आ गई बात। इसके अलावा और क्या कटा है, देखो एम्पियर्स लॉ के अंदर, इसमें एम्पियर्स लॉ के भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ एम्पियर्स लॉ इसमें भी है, नए सिलेबस में जब आप देखेंगे ना तो आपको एम्पियर्स लॉ दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखो एम्पियर का परिपथी नियम एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे यहाँ देखना ना, एम्पियर्स के नियम तथा अनंत लंबाई के सीधे तार संबंधी इसके अनुप्रयोग। ये टॉपिक जो है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, समझ रहे हैं। ये टॉपिक नए सिलेबस में नहीं है, आप पढ़ के देख लो। एम्पियर का परिपथ नियम, परिनालिका, परिनालिका बोलते हैं सोलेनॉइड को। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का होता है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का होता है, एक होता है आपके सोलेनॉइड के अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, एक टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। यहाँ आपको टोरॉइड भी दिखेगा, ये आपको सोलेनॉइड भी दिख रहा है। तो सिर्फ सोलेनॉइड रखा गया है सिलेबस में, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर सिर्फ क्या रखा गया है, ये देखो परिनालिका, जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं, ये सोलेनॉइड। तो सिर्फ सोलेनॉइड बचा है एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, बाकी सब कुछ कट गया है। तो इधर पुराने सिलेबस की तरफ नजर मारिए, स्ट्रेट लाइन वाला ये कट गया, अनंत लंबाई के सीधे तार संबंधी इसके अनुप्रयोग, समझ गई, सीधी, तथा टोरॉइड भी हट गया, टोरॉइडल। सिर्फ सोलेनॉइड नए सिलेबस में बचा, इधर देखना नहीं आपको नए सिलेबस में। तो सिर्फ आपको यहाँ क्या दिखेगा, परिनालिका यानी सोलेनॉइड दिखेगा, बाकी डिलीट हो गया। तो तीसरा टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं डिलीट के लिए, वो एप्लीकेशन, यानी यहां लिख देता हूं इन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके अंदर कौन सा एप्लीकेशन है, तो यहां नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इन्फिनिट या इन्फिनिट स्ट्रेट वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, सीधे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक आपको डिलीट कर देना है। इसके साथ साथ में इसका एक और एप्लीकेशन है टोरॉइड, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, ये भी डिलीट कर देना। सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, सोलेनॉइड, और वो यहां पर रखा गया है सिलेबस में, आपको दिख रहा होगा सोलेनॉइड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का सिर्फ एक एप्लीकेशन पढ़ना है, बाकी दोनों एप्लीकेशन डिलीट हो चुके हैं, अब नहीं है। इधर आप नए सिलेबस में पढ़ पढ़ के इनको देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके अलावा एक टॉपिक और यहां से डिलीट हुआ है चौथे चैप्टर से, वो ये है साइक्लोट्रॉन। ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक होता था, ठीक है। तो चौथा टॉपिक जो है हमारा, वो है साइक्लोट्रॉन। बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी होती थी, प्रैक्टिकल पार्ट है, हटा दिया गया है। तो साइक्लोट्रॉन डिलीट हो गया। एक टॉपिक और डिलीट हुआ है, देखते जाइएगा ना, नए सिलेबस में आपको ये सब नहीं दिखेगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक, अब आप नया सिलेबस देखिए, यहां तक हम गैल्वेनोमीटर तक हैं। देखो, ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर पर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहां लिखा हुआ है हमने ना, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कुछ एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन क्या है एक तो इसकी सेंसिटिविटी है। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं तो सेंसिटिविटी तो आप पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक होता है, यहां देखना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना, वो आपको यहां दिखेगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता तथा अमीटर व वोल्ट मीटर में परिवर्तन। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर तो पढ़ना है हमको, समझ गए। ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो हमको पढ़ना है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है बच्चों, यानी इसका एमीटर में बदलना और वोल्ट मीटर में बदलना, ये हमने नहीं पढ़ना, ये टॉपिक डिलीट हो गया, ये आपको नए सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो पांचवा टॉपिक जो है वो मैं लिख देता हूं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ठीक, तो ये टॉपिक यहां से कट गए हैं। तो जितने टॉपिक यहां पर मैंने लिखा है वो आप मार्क कर लीजिए। इनको अब आपको ना परीक्षा बोर्ड से पढ़ना है, ना प्रबोध से पढ़ना है, ना नवबोध से पढ़ना है।
किसी से नहीं पढ़ना है। हो गया। तो बस इसमें इतने ही टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब हम आ जाते हैं बच्चों चैप्टर 5 में। ठीक है, इसमें भी आपको दिख रहा है येलो कलर से बहुत सारी चीजें हाईलाइट हैं। तो जितनी चीजें हाईलाइट हैं वो सब डिलीट हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से कलम चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ चैप्टर 5। और यहाँ से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनको हम मार्क करते हैं। समझ गए? चैप्टर 5 से क्या क्या डिलीट हो, तो बहुत सारी चीजें डिलीट है, दिख रहा है ना। ये देखो ना, पुराने सिलेबस में हमने येलो कलर से बहुत सारी चीजें मार्क की हैं, ये सब कुछ डिलीट हो गया है। इधर आप नए सिलेबस में खोज लो, नहीं मिलेगा। इधर आपको इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो दोनों तरह के बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, आराम से देखते जाइए। तो पहला टॉपिक जो चैप्टर 5 से डिलीट हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर चैप्टर 5 में, मैं एक एक करके लिख रहा हूं। तो पहला टॉपिक देखो, मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव एज करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव्स लिख लो, एक्ट लिख लो, एक्ट एस करंट कैरिंग कॉइल। पहला टॉपिक ये हो गया कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है, या करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। पहला टॉपिक डिलीट हो गया, जो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है यही चीज है, ये डिलीट हो गया। ठीक, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना, या मैग्नेटिक डाइपोल का करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करना, दोनों एक ही चीज है। और करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना, एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये अभी एक टॉपिक हुआ। अब मैं दूसरा टॉपिक यहीं पर लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास इसलिए मैं यहीं पर लिखते जा रहा हूं, आप मार्क करते जाइएगा अलग अलग लाइन से। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, यहां आप देख सकते हैं, देखो, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये कभी हम चैप्टर 4 में पढ़ा देते हैं, कभी चैप्टर 5 में पढ़ा देते हैं, दोनों तो कंबाइन चैप्टर हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में लिख दूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना दूं इलेक्ट्रॉन, चलेगा? आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये भी लंबा चौड़ा डेरिवेशन बनता है। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है बोहर मैग्नेटॉन करके, समझ आया? तो वो सारी चीजें कट गई हैं, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है इसका, ये भी कट गया है। ठीक है, आपको नए सिलेबस में ये चीजें नहीं दिखेंगी, इधर मैच करते जाइएगा। इसके बाद तीसरे टॉपिक पर हम आते हैं जो डिलीट हुआ है। ठीक है, वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। यहां आपको दिखेगा, देखिए, चुंबकीय यानी छड़ चुंबक द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट को बोलते हैं, जो चुंबक नहीं होता नॉर्थ साउथ पोल, इसके कारण इसके अक्ष यानी एक्सियल पोजीशन तथा अक्ष के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ गए? तो ये टॉपिक भी कट गया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, तो इसको भी शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, किसके कहां पर? एट, ये सब आपको परीक्षा बोर्ड में दिखेगा जी, ठीक, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट, छड़ चुंबक बोलते हैं ना इसको, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पर, जगह कम इसलिए मैं एक ही लाइन में सटा सटा के लिख रहा हूं, आपको अलग अलग लिखना है। चौथा टॉपिक देखो यहां पर, ये दिख रहा है भू चुंबकत्व तथा चुंबकीय तत्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर साल यहां से परीक्षा में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। अर्थ मैग्नेटिज्म है, तो अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसको डिलीट कर देना है, तो इसको मैं लिख देता हूं, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड इट्स कंपोनेंट लिख दो, एलिमेंट लिख दो, मैग्नेटिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक एलिमेंट, एलिमेंट लिख देता हूं ना, दोनों चीजें लिख सकते हैं, एंड इट्स मैग्नेटिक एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, जैसे हॉरिजॉन्टल अर्थ कंपोनेंट पढ़ते थे, वर्टिकल अर्थ कंपोनेंट पढ़ते थे, समझ गए? फिर इसमें एक रिलेशन होता था, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करते थे, दो रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना के प्रूव करते हैं डिवाइड कर करके, वो सब कुछ कट गया है। समझ गए?
तो ये भी कठिन लगता था बच्चों को, ये भी डिलीट हो गया है। पांचवा टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो समझिए, यहाँ से समझिएगा, पांचवा टॉपिक वो आपको यहाँ दिखेगा। ये देखिए, विद्युत चुंबक तथा उनकी शक्ति प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और उसको अफेक्ट करने वाले, उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले इफेक्ट, तो इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये नहीं पढ़ना है। और फैक्टर अफेक्टिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, लिख लोगे ना, समझ जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हम करंट फ्लो करा के मैग्नेट बना लेते हैं किसी भी कॉइल को, और उसके कारण कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो इसके ताकत को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, वो फैक्टर्स हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा आखिरी टॉपिक है स्थायी चुंबक, जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, वो मैं यहां लिख देता हूं, छठवां टॉपिक है ना, यहीं पर सटा के लिख देता हूं परमानेंट मैग्नेट। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इतनी चीजें देखो, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, ये डिलीट हो गई चैप्टर 5 से। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 6 के लिए, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं एक एक चैप्टर के एनालाइज कर करके आपको बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। छठवां चैप्टर देखो, ये नया सिलेबस है हमारा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, हिंदी में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये पुराना सिलेबस है हमारा, समझ गए, नया पुराना दोनों दिख गया। इधर इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेशन है, ये चैप्टर 6 है, नीचे चैप्टर 7 दिखेगा, एक ही यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर 6 से, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, डिलीटेड टॉपिक्स, ठीक, चैप्टर 6 से। तो पहला टॉपिक चैप्टर 6 से जो डिलीट हुआ है वो है एडी करंट, भंवर धाराएं जिसको बोलते हैं, वो आपको नए सिलेबस में नहीं दिखेगा, ठीक, एडी करंट। तो सिर्फ एक ही टॉपिक यहां से डिलीट हुआ है बस, चैप्टर 6 से, और बाकी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, इधर आप देखोगे कुछ कुछ चीजें बढ़ाई गई हैं, जैसे फेराडे और हेनरी के प्रयोग, हालांकि ये पहले भी पढ़ाते थे, ऐसी कोई नई चीज नहीं है, बढ़ाई गई से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पुराने सिलेबस में ये नाम आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, और नए सिलेबस में दिख रहा है। इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण, ये भी टॉपिक यहाँ पर बढ़ाया गया है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये है कि जब हम लेंज के नियम पढ़ते हैं, लेंजस लॉ, तो लेंजस लॉ को प्रूव करने के लिए आता है, आपके पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव करना रहता है कि लेंज का जो सेकंड लॉ है, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम को वायलेट करता है या उसके अंदर काम करता है, उसको यथावत रखता है। तो ऊर्जा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये क्वेश्चन आता है लेंज के नियम के ऊपर। तो ये है सिलेबस में, लेकिन पुराने सिलेबस में चूंकि ये नाम नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये चीजें ऐड की गई हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। तो चैप्टर 7 से अच्छी खासी चीजें कटी हैं, तो ये टॉपिक नहीं पढ़ना है बच्चों ना, चैप्टर 6 से एडी करंट छोड़ देना, अब ये डिलीट हो गया। चैप्टर 7 से डिलीटेड टॉपिक देखिए, डिलीटेड टॉपिक, तो कौन कौन से टॉपिक चैप्टर 7 से डिलीटेड है, यही दिख रहा है आपको, देखो ये पहला टॉपिक, आपको नए सिलेबस में ये नहीं दिखेगा, ठीक। तो पहला टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा, ये है पीक वैल्यू, हिंदी में तो आपको दिख ही रहा है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, पीक वैल्यू या इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। जैसे ही परीक्षा बोर्ड खोलोगे, आरएमएस है ना, जैसे ही परीक्षा बोर्ड खोलोगे वैसे पहला टॉपिक यही दिखेगा, डेरिवेशन लंबा चौड़ा रहता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये टॉपिक आपका कट गया, ये डेरिवेशन अब आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक अब आपको यहां दिखेगा, देखना ना, ये प्रतिघात तथा प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस और इंपीडेंस, लिखते चलना मेरे साथ साथ, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। ये भी डेरिवेशन छोड़ देना आपको, रिएक्टेंस और इंपीडेंस का, ये टॉपिक भी स्किप कर देना है, लेकिन इसको पूरी तरह स्किप नहीं करना, मैं यहाँ स्टार लगा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि आगे जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे जो सिलेबस में हमारे टॉपिक हैं, कौन कौन सा, यहाँ देखना ना, जैसे एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रसिस्टर, रसिस्टर के अक्रॉस जब हम एसी सप्लाई लगाते हैं तो उसमें 5-6 चीजें हमको कैलकुलेट करनी रहती है, उसमें से एक चीज आपका ये भी रहता है, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। ये एक्चुअली होते क्या है, ये हैं आपके अपोजिशन टू द करंट, जैसे रसिस्टर आप जानते हैं ना,
वैसे ही जब इंडक्टर लगाते हैं तो अपोजिशन टू द करंट उस समय रिएक्टेंस हो जाता है, समझ गए। और जब रसिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगते हैं उस समय अपोजिशन टू द करंट हो जाता है इम्पीडेंस। तो ये अभी मेरी बातें शायद आपको नहीं समझ में आएंगी क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। उस समय जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ सब आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि रिएक्टेंस और इंपीडेंस नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, समझ गए। लेकिन इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ, जब आप ये पढ़ोगे, देखो एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर, तो उस समय आपको रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। और दूसरा है एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर, तो यहां पर भी आपको कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, या रिएक्टेंस जैसा ही एक और कैपेसिटर के हम लोग यूज करते हैं अपोजिशन टू द करंट, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो इंडक्टर वाले में जो अपोजिशन होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर वाले में जो अपोजिशन टू द करंट होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दोनों के लिए रिएक्टेंस शब्द यूज किया जाता है, लेकिन रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मिला देते हैं तो तीनों के लिए फिर हम इंपीडेंस शब्द यूज करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा टॉपिक जो यहां से डिलीट हुआ है वो है एलसी ऑसिलेशन, दोलन बोलते हैं इसको, एलसी दोलन, ये ऊपर आपको दिखेगा एलसी दोलन। ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब ये क्या है, यहां समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक और यहां से आपको छोड़ना है, और वो टॉपिक है वॉटलेस करंट। छोटा सा टॉपिक है, तो ये भी डिलीट हो गया, वो आपको यहां दिखेगा वॉटहीन धारा, और ये आपको यहां पर सिलेबस में नहीं दिखेगा। समझ आई बात? बाकी सारी चीजें पढ़नी है। यहां मैंने अंडरलाइन किया एसी जनरेटर, ये बेसिकली चैप्टर 6 में आ गया है। यहाँ देखिए ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, आपको चैप्टर 6 में ये दिख जाएगा एसी जनरेटर। तो चैप्टर 7 का जो एसी जनरेटर है वो चैप्टर 6 में आ गया है। कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं उसको चैप्टर 6 जब खत्म होता है तभी उसको पढ़ाता हूँ, वहीं से चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, जनरेटर से ही। और आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में हर साल, ठीक है, और जनरेटर से भी आते हैं। तो जनरेटर चाहे चैप्टर 7 में पढ़ो चाहे चैप्टर 6 में पढ़ो, एक ही चीज है। दोनों चैप्टर मिला करके तो यूनिट बनाया गया है, देखो यूनिट नंबर 4, ये देखो ना, दोनों चैप्टर मिला करके बनाया गया, तो दोनों एक ही चैप्टर है ऐसा मान लीजिए। तो चैप्टर 7 से बच्चों इतने सारी चीजें कटी हैं, ये आपको अब से नहीं पढ़ना है, समझ गए। इनको आपको छोड़ देना है, डिलीटेड टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से चैप्टर नंबर 8 पर हम आ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 जो है, यहां से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं नो डिलीशन, ठीक। तो आपको पूरा पूरा चैप्टर 8 पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ यथावत है। ये आपका नया सिलेबस है और इधर आपका पुराना सिलेबस है, और नए सिलेबस के ट्रांसलेशन है नीचे इंग्लिश में, ठीक है। अभी एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने काम की चीज बस लेते चलेंगे। अब आते हैं सबसे कठिन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9, ठीक। ये आपका नया सिलेबस चैप्टर 9 का, ठीक। और इधर है आपका पुराना सिलेबस चैप्टर नंबर 9 का, समझ गए। तो साफ साफ देखो, जो मैंने येलो कलर से मार्क किया वो टॉपिक कटा है, तो मैं जल्दी से लिख देता हूं चैप्टर 9 में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, ठीक। यहां देखना चैप्टर 9 में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, डिलीटेड टॉपिक्स। तो बहुत छोटे से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है, ये आपको दिख रहा है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब किसी चीज से टकराती है तो फैल जाती है, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, जैसे आकाश का नीला रंग, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लालिमा युक्त सूर्य दिखाई देना, लाल लाल कलर का सूर्य दिखाई देना, तो इसको हम बोलेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई। एक ये छोड़ दिए, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, रेडिश अपीयरेंस या कलर, कुछ भी लिख सकते हैं, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सूरज निकलते समय और सूरज डूबते समय सूरज का लाल दिखना। तो ये इतने टॉपिक बस यहां से कटे हैं चैप्टर 9 से।
बाकी चैप्टर 9 पहाड़ है जी, अब पूरा का पूरा पहाड़ रखा हुआ है, सिर्फ ये 2 टॉपिक यहाँ से कटे हैं चैप्टर 9 से, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। समझ गए? अब आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10, ठीक, तो चैप्टर 10 हम ऐसे लगा लेते हैं ताकि आपको इंग्लिश भी दिखता रहे और हिंदी भी दिखता रहे। समझ गए? तो अब हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 10 से। यहां भी अच्छी खासी चीजें कटी हैं चैप्टर 10 से, ठीक है, चैप्टर 10 से अच्छे खासी चीजें कटी हैं, डिलीटेड टॉपिक्स। मेरे साथ साथ लिखते जाना है जी, ये वीडियो आप बहुत काम की है जी, आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी चैनल पर, ठीक है, तो मैं बना दे रहा हूँ, हो सकता है फिर बाद में आपको मिल जाए, लेकिन फिलहाल आपके लिए मैं ये प्रोवाइड करवाए दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज देखिए, जो यहाँ से डिलीट हुई है, हमने ये मार्क किया हुआ है, यहाँ देखो, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डिलीट हैं। कहाँ पर आपको दिखाएं, पुराने सिलेबस में चैप्टर 10 में ना, क्या क्या चीजें डिलीट हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, मार्क करते चलिएगा ना, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता तथा आकाशीय दूरदर्शी, ठीक है, ये टॉपिक डिलीट है। आपको ये नए वाले टॉपिक में, यहाँ जब आप देखोगे ना नए सिलेबस में, तो ये आपको नहीं दिखेगा। नए वाले सिलेबस में जब आप इनको तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, नए सिलेबस में ये टॉपिक जो हमने इधर येलो कलर से हाईलाइट किया है ये नहीं दिखेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, देखते जाना, देखते जाना, कौन सा टॉपिक है जो डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक है जो डिलीट हुआ है। इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक, एंड टेलीस्कोप। तो ये छोड़ देना है पहला टॉपिक। दूसरा ये इधर दिख रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश, हालांकि ध्रुवण टॉपिक है जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण को पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन में ही आ जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक। तो हालांकि नए सिलेबस में नहीं लिखा है इसलिए मैं इसको डिलीटेड मानूंगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये टॉपिक हम डिलीट मानेंगे। तीसरा टॉपिक जो यहां पर हम डिलीट मानेंगे वो ये है ब्रूस्टर के नियम, ठीक। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, हालांकि हैं छोटे छोटे टॉपिक, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक। इसके बाद ये टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश के उपयोग, वही प्लेन पोलराइज लाइट के एप्लीकेशन और पोलराइड, ये भी आपका टॉपिक डिलीट है, तो ये भी मैं लिख देता हूं। चौथा टॉपिक आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलरॉइड। तो ये इतने सारे टॉपिक चैप्टर 10 से बेटा डिलीट हो चुके हैं, नए सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं हैं, तो आप इनको पढ़ने से अवॉइड करेंगे, इनको छोड़ देंगे, ये टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर आपको और मेरे साथ मेंटेन रहना है, ठीक है, बस थोड़ी देर। तो चैप्टर नंबर 11 की तरफ हम आते हैं, आपको यहाँ दिखेगा नीचे में, ये चैप्टर 11 है इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ठीक है। इधर आप देखेंगे ये हमारा नया सिलेबस है चैप्टर 11, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और ये हमारा पुराना सिलेबस है, ठीक, समझ रहे हैं। यहां से एक टॉपिक कटा है, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बस सिर्फ एक टॉपिक, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 11 से जो डिलीटेड टॉपिक है वो सिर्फ एक है, कौन सा, डेविएशन, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये भी एक लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है, ये टॉपिक बस डिलीट हो गया, बाकी
चैप्टर 11 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको पूरा पूरा चैप्टर 11 पढ़ना है, सिर्फ ये इकलौता एक्सपेरिमेंट छोड़ देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 परमाणु, एटम। ठीक ठीक, परमाणु या एटम, यहां लिखता हूं मैं चैप्टर नंबर 12। आपको यहां दिखेगा ये है एटम ना, या यहां दिख जाएगा ये परमाणु, ये आपका नया सिलेबस और ये आपका पुराना सिलेबस। अब देखो ध्यान से ना, नए सिलेबस में सॉरी पुराने सिलेबस में सिर्फ एक लाइन का टॉपिक है और नए सिलेबस में इतने सारे टॉपिक हैं, मतलब यहां पर चीजें बढ़ाई गई हैं। समझ रहे हो? हालांकि बढ़ा नहीं है वही सब, वही चीजें पढ़ते हैं, बस खोल खोल के लिख दिया इस बार। एक एक छोटे छोटे टॉपिक को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो चैप्टर 12 में सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ भाई, कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन। ठीक, कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आर एडेड। ठीक, याद रहेगा। तो चैप्टर नंबर 12 एटम से कोई चीज डिलीट नहीं हुई, बल्कि एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई हैं और वो सब कुछ हमने यहाँ लिख दिया है। वो सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं अपन, इसमें बेटा कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूरा चैप्टर 13 पढ़ना है। यहां आपको दिख जाएगा, ये आपका पुराना सिलेबस है चैप्टर 13 का, ये आपका नया सिलेबस है, और इसी का ट्रांसलेशन नीचे आपको दिख जाएगा न्यूक्लियस नाम से, ये। ठीक, ये आपको ट्रांसलेशन दिख गया, यानी जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है वो सब आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ पर इतनी चीजें होगी। अब आते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर ही डिलीट हो गया है। आखिरी चैप्टर में आते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। इधर हमारा नया टॉपिक है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये अपना नया टॉपिक है ये पूरा, और ये अपना पुराना टॉपिक है, पुराना सिलेबस कहेंगे, है ना। अब देख लो, साफ साफ दिख रहा है, मैंने येलो कलर से पहले ही हाईलाइट कर दिया, ये टॉपिक डिलीट है। तो चैप्टर 14 में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हैं? डिलीटेड टॉपिक्स मार्क करेंगे। सबसे पहला देखते जाना ना, बाकी सब पढ़ेंगे, जो टॉपिक हाईलाइट है सिर्फ उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है, ये देखो ना, पीएन जंक्शन कैसे बनता है ये पढ़ना है। अब पीएन जंक्शन का जो एप्लीकेशन है वो नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, जैसे कौन कौन सा एप्लीकेशन, यहां लिख देता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या इसको स्पेशल पर्पस भी बोल सकते हैं आप, विशिष्ट प्रयोजन को स्पेशल पर्पस भी बोलते हैं। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, इसमें कौन कौन से टॉपिक कट गए हैं? तो देखो सब कुछ कट गया है यहाँ से। पहला इसका एप्लीकेशन होता है एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है फोटो डायोड, ये भी कट गया। तीसरा इसका एप्लीकेशन होता है सोलर सेल, ये सब आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ना। चौथा इसका एप्लीकेशन होता है जीनर डायोड। ठीक, इसके अलावा जीनर डायोड को हम लोग रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब कठिन कठिन टॉपिक है ना। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये पूरे टॉपिक कट गए हैं, यानी पीएन जंक्शन के जितने एप्लीकेशन थे वो सब के सब बेटा डिलीट हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। समझ गए ना? ठीक है, ठीक। एक चीज और है, यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइजिंग में या रिवर्स बाइजिंग में लगाते हैं तो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में यहाँ वीआई कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो सप्लीमेंट्री पार्ट होता है फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस डायोड का, तो वो आप पढ़ लेंगे, भले आपको नए सिलेबस में वो चीज दिखे या ना दिखे। तो यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ गया जी, ये है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। तो इसमें दोनों में आप क्या ऐड कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, वी आई ग्राफ, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों का ना, रिवर्स बायस का भी पढ़ना है और फॉरवर्ड बायस का भी पढ़ना है, वी आई ग्राफ। समझ गए ये? ठीक, तो ये चीज पढ़ लीजिएगा।
तो जो कटा है समझ गए, पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन, यानी आपको एलईडी नहीं पढ़ना है, फोटो डायोड नहीं पढ़ना है, सोलर सेल नहीं पढ़ना है, जीना डायोड नहीं पढ़ना है, और जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एक सबसे कठिन टॉपिक इस चैप्टर में होता था, वो है ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलेंगे, संधि ट्रांजिस्टर लिखा है ना, इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, तो मैं भी लिख देता हूं जंक्शन, वैसे इसको ट्रांजिस्टर के नाम से ही बस जानते हैं। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब इसमें भी दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते थे, एक होता था एनपीएन, एक होता था पीएनपी, एक होता था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एक होता था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हैं, इस तरह के, यानी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हर चीज कट गया। तीसरी टॉपिक जो कटी है वो है सिग्नल से रिलेटेड, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो दोनों में लिख देता हूं, एनालॉग प्लस डिजिटल सिग्नल, ये भी नहीं पढ़ना है। और चौथा और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे आसान था और अच्छा खासा नंबर देके जाता था, अच्छा खासा नंबर देके जाता था और हर साल आता था एक क्वेश्चन, वो है लॉजिक गेट्स, ये भी कट गया। लॉजिक गेट्स में क्या क्या पढ़ते थे अपन, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और इनको कंबाइन करके बनाते थे नैंड गेट और नॉर गेट। तो बेटा ये सारे टॉपिक जितना भी हमने यहां पर लिखा है, ये सब के सब डिलीट हो चुके हैं, तो इनको कुछ आपको नहीं पढ़ना है। देख लो चैप्टर 14 से आधे से ज्यादा चीजें कट गई, बचे नहीं है कुछ, एकदम छोटा हो गया। और एक खुशी की चीज और, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 15, जिसको हम लोग बोलते थे कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है। तो एक चैप्टर तो पूरा पूरा डिलीट हो गया, समझ गए। तो बचे 14 चैप्टर, पहले 15 चैप्टर होते थे, अब 14 चैप्टर बचे, जिसमें से 15वां चैप्टर होता था कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। समझ गए, समझ गए। तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी चौड़ी वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया है, और आप अगर आखिरी तक बने हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि अगर हम आपके लिए इतना समय दे रहे हैं तो आप भी सीरियस होकर हमने जो चीज़ें बताई हैं वो आप मार्क कर रहे हैं। अब जिस तरह से मैंने फिजिक्स के सिलेबस को एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, आप केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में तो 6 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, बायोलॉजी में 3 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ कुछ टॉपिक अंदर से कटे हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती कमेंट करके बताइए, मैसेज कीजिए, आपका जैसा फीडबैक आएगा हमारा अगला वीडियो वैसे ही आएगा। अगर आप सीरियस होंगे तो अगली वीडियो आ जाएगी केमिस्ट्री के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिजिक्स का हम वीडियो आपको दिए दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी और अपने टीचर्स के साथ भी। चलिए मिलते हैं, अलविदा। ठीक।